तो हेलो एवरीवन। इस वीडियो में एनर्जी ट्रांजिशन या फिर जो आरई ट्रांजिशन है, इसके केस में जो हमारे पूरे विंड सेक्टर स्पेसिफिकली को अगर आप देखेंगे, जिसमें हमारे 3 कंपनियां हैं हमारे लिस्टेड स्पेस में। केपी ग्रुप ऑफ कंपनीज है, फिर आपका आइनॉक्स ग्रुप ऑफ कंपनीज है, फिर आपकी सुज़लॉन एनर्जी है। तो इन सभी के बारे में एक कॉम्प्रिहेंसिव डिस्कशन करेंगे। इस वीडियो से बेसिकली ये करना चाह रहे हैं कि एक ही जगह पे आपको कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग मिल जाए, ताकि जनरली क्या होता है, हम एक बिजनेस को देखते हैं और दूसरे बिजनेस में जो चल रहा है उससे हमारी अंडरस्टैंडिंग क्लियर नहीं हो पाती है। तो इसलिए कोशिश करेंगे कि पूरे सेक्टर और सारे बिजनेस में क्या चीजें चल रही है वो जानेंगे, क्या क्या इश्यूज चल रहे हैं, कैसी आउटलुक बन रही है, और एंड में पूरे सेक्टर को कंक्लूड करेंगे। सो देखिए, स्टार्ट करते हैं पूरे सेक्टरल डिस्कशन से। अगर आप पूरे रिन्यूएबल एनर्जी को देखोगे, सेक्टर में अभी क्या हो रहा है, धीरे धीरे जो सेक्टर है आपका मैच्योर हो रहा है। पिछला कुछ समय था वहां पे चीजें बहुत न्यूली इमर्ज हुई थी, तो वहां से ट्रांजिशन होकर अभी थोड़ी सी मैच्योरिटी वाले स्टेज पे पहुंच गए हैं। तो अगर आप सेक्टर को देखोगे ना, तो आप देख रहे हैं इंडिया में काफी सोलर एज वेल एज विंड की काफी इंस्टॉलेशन हो गई हैं। ऑफकोर्स जो हमारे टारगेट्स हैं 500 गीगावाट आवर के, उस चीजों से तो काफी कम है। तो डिमांड सिनेरियो वहां से उसके अकॉर्डिंग आपको देखना पड़ेगा। फिर देखिए, फिर अगर आप पूरे विंड सेक्टर को ही हम देखें, तो विंड सेक्टर एक ट्रांजिशन कर रहा है। बेसिकली ट्रांजिशन कैसे कर रहा है, जैसे आप देखिए, पहले हमारे स्टेट्स थे, गुजरात हो गया, फिर आपका आंध्र प्रदेश हो गया, तमिलनाडु हो गया, ऐसे स्टेट जो बेसिकली हाई विंड रिच स्टेट्स थे ना, वहीं पे आपको विंड वगैरह की इंस्टॉलेशन दिख रही थी। तो अभी क्या हो रहा है, धीरे धीरे आप देख रहे हैं, जैसे सरकार का एक पूरा फोकस है कि ऑफ शोर या फिर नियर शोर जो विंड एप्लीकेशन है वहां पे फोकस है। तो गवर्नमेंट जैसे केपी ग्रुप ऑफ कंपनीज इसके ऊपर काफी ज्यादा काम करती है। फिर अगर आप देखेंगे, एक और ट्रेंड चल रहा है बेसिकली सेक्टर में, जो विंड टर्बाइंस होते हैं, विंड टर्बाइन जनरेटर्स होती है, वो जैसे अगर आप देखेंगे ना, जनरली 3 से लेकर 3.5 गीगावाट के आसपास विंड टर्बाइन जनरेटर्स हमारे यहाँ लगी है, आइनॉक्स और सुजलॉन के द्वारा। अब इसी में सेक्टर जैसे अभी आगे बढ़ रहा है, तो जैसे आप देखते हो ना, जितनी आप हाइट पे विंड टर्बाइंस को लगाओगे, तो उतनी ज्यादा उससे जो एनर्जी प्रोडक्शन कैपेसिटी होती है वो बढ़ जाती है। तो सेक्टर उस तरफ भी आगे बढ़ रहा है। बट यहीं पे एक कैच ये भी है कि जब आप बड़े टर्बाइंस लगाओगे, तो आपको जमीन पे जो एरिया होता है, मतलब बेसिकली लैंड, जो एग्रीकल्चरल लैंड वगैरह लेने पड़ते हैं। अब इंडिया में तो लैंड बहुत बड़ा इशू होता है, तो उसके लिए जो लैंड की रिक्वायरमेंट होती है वो भी बढ़ जाती है। तो इसके बेस पे अलग अलग बिजनेस जो है वो अलग अलग तरह से आगे बढ़ रहे हैं। फिर देखिए, इसके अलावा जैसे अगर आप कुछ स्टेट्स देखेंगे, तो जैसे उड़ीसा वगैरह हो गया, जैसे आपको ये जो आपके फ्लोटिंग सोलर वगैरह होते हैं, जहाँ पे बेसिकली पानी की इनफ वाटर बॉडीज हो गई, आपकी नहरें हो गई, तालाब वगैरह होंगे, तो सेक्टर उस तरफ भी आगे बढ़ रहा है। फिर अगर आप एक और चीज देखेंगे ना, तो सेक्टर में अभी आपको पता है, पिछले कुछ समय में ये जो पीपीए कैंसिलेशन वाले इशू चल रहे हैं, तो सेक्टर बेसिकली ट्रांजिशन कर रहा है आपका वनीला प्लेन वनीला प्रोजेक्ट से लेके फर्म डिस्पैचेबल रिन्यूएबल एनर्जी के जो प्रोजेक्ट्स होते हैं उसकी तरफ आगे बढ़ने की बात कर रहा है। ये एक ट्रांजिशन हो रही है। फिर इसके अलावा, और अगर आप कुछ चीजें देखेंगे, तो अभी पूरे हमारे कंट्री में ग्रीन हाइड्रोजन की थीम इमर्ज ही हुई है। अभी ऑल तो देखेंगे तो किसी भी कंपनी का ऐसा नहीं है कि कोई बड़े बड़े ग्रीन हाइड्रोजन के प्लांट्स लगते हैं। तो जो कंट्री है, ग्रीन हाइड्रोजन बोथ इन द केस ऑफ इंडिया एज अ नेशन में भी, और कुछ कंपनी जो है इसको एक एक्सपोर्ट मार्केट में भी काफी ज्यादा पोटेंशियल दिख रही है। तो अगर आप केपी ग्रुप को देखते हो, तो वो लोग कोरियन, साउथ कोरिया कंट्री हो गया, यूरोपियन कंट्रीज हो गई, तो वहां पे ग्रीन हाइड्रोजन को एक्सपोर्ट करने की बात करते हैं। तो ये सभी चीजें आपकी पूरे रिन्यूएबल एनर्जी की थीम पे चल रही है। यहीं पे एक और जो सबसे बड़ा थीम है, वो आपका देखेंगे, जो बैटरी एनर्जी स्टोरेज वाली थीम जो चल रही है बेसिकली। अब देखिए, बैटरी एनर्जी स्टोरेज वाली जो चीज है, उससे एक अभी पूरे सेक्टर में एक और नया नॉइस आने लग गया है कि क्या बैटरियों से आपकी जो नेट रिक्वायरमेंट होती है रिन्यूएबल एनर्जी की, वो कम तो नहीं हो जाती है। ऐसा क्वेश्चन आया क्यों है, बिकॉज देखिए, तो अल्टीमेटली बैटरीज का एम क्या होता है, आपकी जो दिन में जो एक्स्ट्रा सोलर से जनरेशन हुई है, उसको आप शिफ्ट कर देते हो अपने शाम के समय, जहां पे आपको बिजली की रिक्वायरमेंट होती है। ये थॉट प्रोसेस है। अब लोगों का ये मानना है कि सिंस आपने उस एनर्जी को शिफ्ट कर दिया यहाँ से लेके इवनिंग के, तो अब जो नई इंस्टॉलेशन है, क्या वो तो कम नहीं हो जाएगी। कहने का मतलब क्या है, लोगों का ये मानना है कि क्या इवनिंग आवर्स में, सिंस वो एनर्जी आपको दोपहर से मिल गई, मतलब दोपहर में जो एक्सेस सन है उससे मिल गई, तो क्या आपको नेट रिक्वायरमेंट तो कम नहीं होता रही है। एक्चुअली इसका आंसर नो है, ऐसा नहीं होता है। इसको समझने के लिए लेट्स सी दो स्लाइड्स आई हैव डन, तो उसको देखते हैं, तो आपको काफी अच्छी अंडरस्टैंडिंग मिलेगी। देखिए, अब एक्चुअली क्या है, बैटरीज जो होते हैं, बैटरी अल्टीमेटली है क्या, व्हाट इज अ बैटरी। तो बैटरी हमारे घरों में आप सेल्स वगैरह होते हैं, रिमोट की बैटरियां होती है, उसमें क्या होती है, जो हमारी लिथियम आयन की बैटरीज हमारे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में यूज होती है। अल्टीमेटली बैटरी में तो आप एनर्जी को स्टोर करते हो ना। क्या बैटरी एनर्जी को जनरेट करता है कहीं ना कहीं से, तो वो एनर्जी आपको आपको आके वहां पे स्टोरेज करनी पड़ती है। ऐसा समझ लीजिए, जैसे हमारे जो विंड के प्लांट्स हो गए, या फिर जो आपके ये सोलर के प्लांट्स हो गए, दे आर द एक्चुअल जनरेटर। जैसे आपके कोल प्लांट्स होते हैं, जैसे आपके हाइड्रो प्लांट्स होते हैं, ये बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं, ये दे आर द फैक्टरीज ऑफ प्रोडक्शन। अब ये जो जनरेट हुई है, इसको आप उस बैटरी में, जैसे आप पानी को स्टोर करते हो ना, आप हमारे घरों की जो ऊपर में ये टंकी वगैरह होती है, वहां पे पानी को स्टोर करते हो, तो वैसे ही वो बैटरी में आप जाके उसको बेसिकली स्टोर कर रहे हो वहां पे, और उसको डिप्लॉय कर रहे हो। ऐसा नहीं है कि आपने एक नई एनर्जी जनरेट कर दी। तो बेसिकली द पॉइंट विच आई एम ट्राइंग टू से, कि यहाँ पे अगर आप देखेंगे, सो
तो ये एनर्जी बेसिकली वहां से जाती है। अब इसी में अगर आप देखिए तो नेट, अगर मान लो इंडिया में कुछ एनर्जी की रिक्वायरमेंट की डिमांड है, तो आपको अल्टीमेटली वो एनर्जी तो प्रोड्यूस करनी पड़ेगी ना। सो कहने का मतलब ये है, जैसे अगर मान लीजिए आपने दोपहर में से उस एनर्जी को निकाल दिया, तो दोपहर की तो एनर्जी कम हो गई ना, तो आपको वहां पे तो एनर्जी जनरेट करनी पड़ेगी। आपने पहले जितनी आपके पास सप्लाई थी उसी को आपने लेके शाम के समय लगा दिया, बट दिन में तो कम हो गया। तो अल्टीमेटली कहने का मतलब ये है कि जब 500 गीगावाट की टारगेट कहा जाता है, तो ये बेसिकली राउंड द क्लॉक कहा जाता है। ऐसा नहीं कहा जाता है कि आपने दोपहर में 500 गीगावाट जनरेट कर लिया और उसी में से कुछ शिफ्ट कर दिया आपने इवनिंग आवर्स में, ऐसी चीजें नहीं होती है। रादर आपको पूरे समय के लिए चाहिए वो 500 गीगावाट आवर। अब उसके लिए आपको जो नेट सोलर की बेसिकली इंस्टॉल कैपेसिटी लगानी होगी, वो आपको ज्यादा लगानी पड़ेगी। इसका आइडिया आपको कहाँ से लगता है? इसको आप समझने के लिए आप एक्मे सोलर होल्डिंग्स को देख सकते हो। तो वहां पे भी कंपनी का जो भी 1.5 1.6 गीगावाट का टारगेट है, उसके लिए उनको जो नेट सोलर लगाना पड़ता है वो लगभग 3x लगाना पड़ता है। 3x अप्रोक्सीमेट फिगर है। तो आप देख रहे हैं वहां पे आपको नेट और सोलर हो गया, वैसे ही विंड भी हो गया, उसको भी आपको ज्यादा लगाना पड़ेगा। तभी आप पूरे राउंड द क्लॉक उस एनर्जी को सर्व कर पाओगे। तो आपको ये पूरे बैटरी वाली थीम आपको इस तरह से समझना है। सो द आइडिया इज कि बैटरी इज नॉट अ रिप्लेसमेंट फॉर द रिन्यूएबल एनर्जी, रादर ये इसको कॉम्प्लीमेंट कर रहा है। सो आपको ये पॉइंट समझना पड़ेगा। सो दिस इज द होल पॉइंट, द सेक्टर किस तरह से इवॉल्व कर रहा है। अब देखिए अब इसके अलावा सेक्टर में कुछ हेडविंड्स अभी जो चल रहे हैं, उसके बारे में कुछ डिस्कशन कर लेते हैं। सो देखिए कुछ पॉइंट्स, मेजर जो पॉइंट्स है, जैसे आप देखिए पिछले कुछ समय में बातें ये हुई हैं कि पीपीएस की कैंसिलेशन चल रहे हैं। पीपीए के कैंसिलेशन क्यों चल रहे हैं? बिकॉज आपके सेंट्रल गवर्नमेंट के कई सारे जो प्रोजेक्ट्स थे वो आपके प्लेन वनीला थे, स्टेट्स ने उसको ऑफटेक नहीं किया। तो ये अब उसके ऊपर जितनी भी कंपनीज है यहाँ पे कमेंट्री क्या है, इस पे कमेंट्री बेसिकली ये है कि सरकार ने अभी एक टास्क फोर्स बेसिकली डेवलप किया और उसको धीरे धीरे कैसे प्रोजेक्ट्स को मॉडिफाई करना है उसके बारे में काम चल रही है। अब देखिए प्रोजेक्ट्स यहाँ पे कैंसिल क्यों नहीं होंगे? कैंसिल इसलिए नहीं होंगे क्योंकि बहुत सारे लोगों का पैसा लगा हुआ है और जो बहुत सारे कनेक्टिविटी के प्रोजेक्ट्स होंगे वो बनने स्टार्ट हो गए होंगे। तो कहने का मतलब क्या है, नेशनल एसेट्स है, उसको तो कोई भी वेस्ट करना नहीं चाहेगा। सो आपको उस तरह से देखना है। दूसरी अगर आप हेडविंड देखोगे तो सोलर गल्ट के बारे में बातें चल रही हैं। वो अगर आप देखेंगे वो चेंज आपका होता है विद द होल जो एफडीआरई की थीम है, जो अभी हमने बात की उसके अकॉर्डिंग चल रही है। फिर इसके अलावा हेडविंड्स देखेंगे ना, जो एक्चुअली मेजर हेडविंड्स है काफी जो रिन्यूएबल कंपनीज को लेके। तो देखिए अभी जैसे कनेक्टिविटी के पॉइंट्स है, जैसे आपने देखा कि राजस्थान वगैरह में कुछ सब स्टेशन वगैरह रेडी नहीं थे। हमने ट्रांसलेट लाइटिंग को भी लास्ट क्वार्टर में डिस्कस किया था। तो वहां पे भी आई थिंक कुछ महाराष्ट्र वगैरह में पावर ग्रिड के कुछ सब स्टेशन रेडी नहीं थे। तो उससे क्या होता है, आपकी भले ही आपने प्लांट लगा दिया, उसको आप ऑफटेक नहीं कर पाते हो। तो एक वो हेडविंड्स है। फिर उसके अलावा राइट ऑफ वर्क इशूज होते हैं। कहने का मतलब क्या है, एग्रीकल्चरल लैंड्स वगैरह होते हैं, वहाँ पे उसकी जो ऑक्यूपाई करना है आपको, बेसिकली लेना है, वो आपको इतना इजीली नहीं मिलता है। तो उसके कारण जब आपको लैंड ही नहीं मिलेगा तो आप सब स्टेशन कैसे बनाओगे? तो ये सबसे बड़ा इशू चल रहा है। अब इस इशू के कारण क्या होता है, जैसे आपने वो पूरे पंप सेक्टर में देखा है ना, वो सोलर पंप्स वगैरह में, तो वहाँ पे क्या है, चैनल चोक हो गया है। तो वही एक कंसर्न पूरे रिन्यूएबल एनर्जी, खास करके जो आपके विंड कंपनीज है वहाँ पे ये चीज दिख रही है। तो कहने का मतलब क्या है, जैसे आप सुजलॉन को भी देखोगे या फिर जो केपी ग्रुप नहीं, या फिर आइनॉक्स ग्रुप को देखोगे, तो ये सारी कंपनीज जो है अपने डिलीवरीज काफी ज्यादा कर देती है। कहने का मतलब क्या है, साइड पे इन्होंने अपनी विंड टर्बाइन्स तो पहुंचा दी, बट क्या होता है, क्या उससे आपकी कमीशनिंग हो पा रही है? कमीशनिंग कहने का मतलब क्या, एक्चुअली में वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर पा रही है कि नहीं कर पा रही है, उस चीज पे क्वेश्चन मार्क हो जाता है। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो लोगों का मानना ये है कि सिंस अगर मान लीजिए वो कमीशन नहीं कर पा रहा है, तो आने वाले जितने भी आपकी ये डेवलपर कंपनीज होगी, तो क्या वो भविष्य में अपनी डिलीवरीज को रोक तो नहीं देंगे? इट इज जस्ट लाइक दैट कि जैसे मान लीजिए पंप स्टोरेज वाले कंपनी में अगर सरकार से पैसा नहीं आया, तो ये लोग नए सोलर पैनल्स के ऑर्डर नहीं देंगे। इट्स जस्ट लाइक दैट कि अगर आपने पुराने जो विंड टर्बाइन जनरेटर्स भेजा है, अगर आप उसको लगा नहीं पाओगे, उसको कमीशन नहीं कर पाओगे, तो आप नए विंड टर्बाइन जनरेटर्स खरीदोगे नहीं सुजलॉन से या फिर जो आपकी आइनॉक्स है, इस तरह से। और सेम चीज आपके केपी ग्रुप में भी होगा, क्योंकि वो लोग ईपीसी का काम करते हैं। सो ये पूरा चीज चल रही है। अब इसी के कारण क्या होता है, अभी जितने भी आप कंपनीज देखोगे ना, तो इनके जो रिसीवेबल्स हो गया, फिर आपका ये जो इन्वेंटरीज वगैरह होते हैं वो बढ़ गए हैं, क्योंकि सामने से पैसा नहीं आया। सामने से पैसा क्यों नहीं आया? क्योंकि उनके प्लांट्स रेडी नहीं हुए हैं। तो इनके कारण देखेंगे तो कुछ कंपनियों का कंसर्न ये होता है, इनकी जो वर्किंग कैपिटल होती है वो थोड़ी सी स्ट्रेच हो गई है। फिर अगर आप एक और कंसर्न देखोगे ना सेक्टर का, तो ऑर्डर बुक के बारे में। अब देखिए जब पीपीएस के इश्यूज हो रहे हैं, तो इन सभी चीजों के कारण एक कंसर्न ये हो गया पिछले कुछ क्वार्टर से, क्या है, ऑर्डर बुक में आपको उतना तेजी से ग्रोथ नहीं दिखा है। तो उसके कारण ये होता है कि एक अब ये ऑर्डर बुक का ग्रोथ क्यों नहीं है? अभी देखिए सेक्टर बेसिकली ट्रांजिशन कर रहा है यहाँ पे, जो आपके प्लेन वनीला प्रोजेक्ट्स थे उससे एफडीआरए पे ट्रांजिशन कर रहा है। तो बेसिकली जैसे वहां पे दिख रहा है ना, मैं सोलर पंप सेक्टर में, जैसे आपके पीएम कुसुम 2.0 आने वाला है, तो समथिंग लाइक दैट उसी तरह का कुछ फेनोमेना यहाँ पे भी है। तो उस कारण ऑल्दो सुजलॉन के केस में आपको दिखेगा कि वहां पे ऑर्डर बुक ग्रोथ है, बट भाई जब आप आइनॉक्स में देखोगे तो वहां पे स्लाइड डिक्रीज दिखता है। तो अभी सेक्टर में अगर आप देखेंगे तो लोगों को ये कंसर्न है कि इनका जो गाइडेंस है, ये सारी जो कंपनीज है, ये अपने गाइडेंस को तो फुलफिल कर देंगी इस साल भी और अगले साल भी। तो क्वेश्चन बिकम्स कि भाई क्या वो लोग अगले साल या उसके बाद से अपने गाइडेंस को फुलफिल कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, या फिर जो सेक्टर की पूरी डिमांड है वो किस तरह की है।
तो ये जो पूरा सेक्टर है अभी कुछ इस तरह से आगे बढ़ रहा है। सो अभी तो हमें ये समझ में आ गया कि सेक्टर में क्या इशू चल रहे थे। अब हम लोग क्या करते हैं, एक एक करके शॉर्ट डिस्कशन करते हैं सभी बिजनेस के बारे में। सो हम लोग स्टार्ट करते हैं केपी एनर्जी के बारे में। अब देखिए केपी एनर्जी क्या करता है। केपी एनर्जी इज बेसिकली आपकी केपी ग्रुप की कंपनी है। अब केपी ग्रुप में कौन कौन सी कंपनीज आती है आपका, एक तो ये देखिए केपी, एक जो उनकी आईपीपी और सीपीपी वाली वाली आर्म होगी, फिर केपी एनर्जी हो गई जो आपकी बेसिकली ईपीसी वाला काम करता है, फिर तीसरा इनका केपी इंजीनियरिंग वाली कंपनी होगी जहां से आपकी ये फ्रेम्स वगैरह, एल्यूमिनियम के एनोडाइजिंग कैपेसिटी वगैरह वो लोग लगा रहे हैं, जो कि बेसिकली भी एसएमई कंपनी है। तो ये इनकी पूरी ग्रुप ऑफ कंपनीज होगी। फर्स्ट में हम लोग केपी एनर्जी की बात कर रहे हैं। केपी एनर्जी क्या करता है, आपका ईपीसी का काम करता है। अब ईपीसी में काम कैसा करता है आप देखिए, जनरली ये लोग विंड के काम करते हैं। कहाँ पे फैली हुई है इनकी बिजनेस, आप देखेंगे इनका गुजरात हो गया, फिर आपका महाराष्ट्र हो गया, नीचे साउथ सदर्न सदर्न स्टेट्स हो गए, कुछ उत्तर प्रदेश में भी है। तो इसका काम करता है। अब इनकी जो ऑर्डर बुक होती है वो कहाँ से आती है, सिंस केपी ग्रुप की बड़ी ग्रुप की कंपनी है, मिस्टर फारूक पटेल जी की कंपनी है। तो ये लोग क्या करते हैं, इनका जो 70% जो ऑर्डर बुक होता है वो इनकी ग्रुप कंपनी से आता है। कहने का मतलब क्या है, केपीआई वाली जो कंपनी है उससे बेसिकली ऑर्डर आता है, वो लोगों को आईपीपी का काम मिलता है, वो लोग सीपीपी का काम करते हैं, उसके ऑपरेशन और मेंटेनेंस जो हो गया, या फिर जो आपका ये पूरा ईपीसी वाला काम है, ये लोग केपी एनर्जी को दे देते हैं। तो अब हम लोग केपी एनर्जी के नंबर्स को देखते हैं, कैसे नंबर्स इनके आए हैं। तो अगर आप क्वार्टर थ्री के केपी एनर्जी के नंबर देखोगे, तो देखिए जितनी भी ये कंपनीज है ना, ऑल दो इनके आपको इश्यूज दिख सकते हैं वर्किंग कैपिटल वगैरह के, बट उसमें अगर आप नंबर्स को देखोगे तो नंबर्स आपको इन कंपनीज के अच्छे दिखते हैं। बट अगेन वहां पे फिर आपको ये लगता है कि आगे कितने कितने समय तक वो सस्टेनेबल रह पाएगा कि नहीं रह पाएगा। इसी कारण इन कंपनियों से देखेंगे आप, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि मेनी इन्वेस्टर्स का ये कंसर्न रहता है कि क्या एक्चुअली ये कंपनी एग्जीक्यूट कर पाएगी इन द अपकमिंग ईयर्स। तो उस तरह से अगर आप नंबर्स को देखोगे तो इनके जो क्वार्टर थ्री का रेवेन्यू है लगभग 63% पे ग्रो किए, और अगर आप इनका एबिटा देखोगे 75% पे ग्रो किया है। अब इन कंपनीज का क्या होता है, आप इन कंपनीज के नंबर्स को क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखोगे ना, तो आपको वहां से सही क्लैरिटी नहीं मिलेगी। क्लैरिटी क्यों नहीं मिलेगी, कहने का मतलब क्या है, इनकी जो डेप्रिसिएशन कॉस्ट हो गया, इंटरेस्ट कॉस्ट हो गया, सिंस जनरली ये कि इंफ्रा की कंपनीज है ना, सो इसीलिए क्या होता है, आप इनके नंबर्स को जब क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखते हो तो आप उनके नंबर्स को रेवेन्यू के नंबर से देखिए, मार्जिन पे कैसे इंपैक्ट करता है। लेकिन जब आप पैट पे आते हो ना, तो वहां पे सिर्फ दो लाइन आइटम आ जाता है, क्योंकि आपको डेप्रिसिएशन फाइनेंस कॉस्ट लेना पड़ रहा है। तो उस पैरामीटर के लिए बेटर बन जाता है कि आप उसको ईयरली बेसिस पे देखिए, तो आपको ज्यादा अच्छे से पर्सपेक्टिव मिलेगा। अब केपी एनर्जी के केस में क्या हो रहा है, अगर आप इनका ऑर्डर बुक देखोगे ना, सो यू विल फाइंड कि इनके ऑर्डर बुक में आई थिंक लगभग 3% का स्लाइड डिक्लाइन दिखा है। सो इसके कारण अब इसके बारे में कंपनियां क्या कहती हैं देखिए। तो अगर आप इस केपी एनर्जी को देखोगे तो कंपनी कंपनी एक जो कॉमन पर्सपेक्टिव है सभी कंपनियों का, तो इन लोगों का ये कहना होता है कि बेसिकली ऑर्डर बुक इज नॉट एन इशू, रादर जो चीज है आपकी एग्जीक्यूशन जो होती है वो ज्यादा बेसिकली इशू बन जाता है। जैसे अगर आप अभी देखोगे इनका, तो इनका प्रोजेक्ट इन हैंड है लगभग 2.18 गीगावाट है, तो आई थिंक लास्ट क्वार्टर में ये 2.2 गीगावाट के आसपास था। तो कहने का मतलब क्या है, आपने चीजों को एग्जीक्यूट कर लिया और जो नेट इनफ्लो रहा है वो कम है, तभी तो आपका प्रोजेक्ट इन हैंड घट गया है। तो एक लोगों का ये वाला कंसर्न रहता है इस कंपनी के बारे में। अब देखिए, तो केपी एनर्जी आपकी बेसिकली इस तरह से आगे बढ़ रही है। साथ ही साथ जब आप केपी एनर्जी को देखते हो ना, तो ये जो कंपनी है अभी इनके पास जो बड़े इन्वेस्टर्स है, जैसे अगर आप इनकी दूसरी वाली ग्रुप कंपनी देखोगे तो वहाँ पे वैनगार्ड बाकी जितनी भी कंपनीज है उस तरह के बड़े इन्वेस्टर्स हैं। तो कंपनियां ये इसके बारे में, जैसे इनसे एनालिस्ट वगैरह का क्वेश्चन ये होता है कि आपके बिजनेस में, सिंस आप लोग इतने समय से परफॉर्म करते आ रहे हो, अगर आपके पास अच्छे इन्वेस्टर्स आएंगे तो उससे मे बी स्टॉक्स वगैरह जो है उसमें लोगों का इंटरेस्ट और बढ़ेगा। तो अभी कंपनी बेसिकली वही है, कंपनी का ये कहना है कि यहाँ पे सिंस आप देख रहे हो कि अभी मार्केट में पूरा कंडीशन सही नहीं है, जियोपॉलिटिकल इश्यूज चल रहे हैं, तो जैसे जैसे हम परफॉर्म करते जाएंगे और चीजें इंप्रूव होंगी तो वहां से आपको ट्रैक्शन दिखता है। सो ये पूरा डिस्कशन हो गया हमारा केपी एनर्जी के बारे में। अब हम लोग इसकी जो ग्रुप कंपनी है केपी ग्रीन इंजीनियरिंग के बारे में, केपी ग्रीन इंजीनियरिंग के बारे में बात करते हैं। तो देखिए केपी ग्रीन इंजीनियरिंग क्या करता है, ये बेसिकली इनका आप समझ लीजिए एसेट हैवी बिजनेस हो गया। अब वन मोर पॉइंट पहले, केपी एनर्जी के केस में अगर आप देखेंगे ना, सो आप देखिए वो जो कंपनी है ना, वो अपना एक छोटा सा उनका आईपीपी का पोर्टफोलियो है, लगभग 48 मेगावाट का पोर्टफोलियो है, जिसमें आपके मेजरली विंड है और कुछ सोलर के प्लांट्स आते हैं। तो वो क्यों करते हैं, वो जनरली इन कंपनीज के लिए एन्युटी बेस्ड इनकम हो जाता है। तो उस तरह से अब उसमें जो उनका टारगेट है लगभग उसको 100 मेगावाट करने का बात है। तो कंपनी उस तरह से आगे बढ़ रही है। अब वो कैसे करेंगे, वो अपने एक जो इनका इंटरनल एक्रोल है उससे ही कर देंगे, ऑल वो एक कैपेक्स हेवी बिजनेस होता है। बट सिंस 100 मेगावाट वाट का है, तो उनको उतना कैश फ्लो जनरेट हो रहा है वहां पे, जिससे वो लोग अपने प्रोजेक्ट को वहां पे एग्जीक्यूट कर पाए। सो ये सारी चीज आपकी केपी एनर्जी के बारे में होगी। अब अगर आप केपीआई ग्रीन इंजीनियरिंग के बारे में केपीआई ग्रीन इंजीनियरिंग के बारे में अगर आप बात करेंगे, तो कंपनी क्या करता है, ये बेसिकली आपका एक आईपीपी और सीपीपी प्रोड्यूसर है। अगर आप देखेंगे इनका पूरा जो रेवेन्यू स्प्लिट है अभी के लिए प्रेजेंटली लगभग लगभग 9% इनका आईपीपी से आता है, और जो बचा जितना भी वो आपका आता है आपके सीपीपी प्रोजेक्ट से। अब ये लोग किसके लिए काम करते हैं, जितने भी हमारे कंट्री में बड़े बड़े डेवलपर्स हो गए ना, जो विंड प्लांट्स वगैरह लगा रहे हैं, उन सभी के लिए लोग काम करते हैं। सो ये तो हो गया केपी ग्रीन इंजीनियरिंग के बारे में। अब अगर आप इनके नंबर्स वगैरह को देखोगे, सो यू विल गेट अ बेटर परस्पेक्टिव। तो
आई थिंक मैंने केपीआई ग्रीन इंजीनियरिंग कह दिया, बट ये कंपनी आपकी केपीआई ग्रीन एनर्जी है, तो उसकी बात कर रहे हैं बेसिकली, जो आपका आईपीपी और सीपी प्रोड्यूसर्स है। अब देखिए, जब आप इस कंपनी के नंबर देखोगे ना, तो आपको नंबर्स आपको सिमिलर पैटर्न पे दिखेंगे, जैसे आपकी इनकी केपीआई एनर्जी की हमने बात की। तो अगेन यहाँ पे भी आपको दिखता है कि डेप्रिसिएशन और इंटरेस्ट कॉस्ट वगैरह जो है वो आपको फ्लक्चुएटिंग होते हुए दिखेंगे, क्योंकि डिपेंड करता है ना, जैसे इनके आई थिंक कुछ महाराष्ट्र खावड़ा वगैरह में कुछ प्रोजेक्ट्स एग्जीक्यूट हो गए हैं, तो उसी कारण इनका डेप्रिसिएशन और इंटरेस्ट कॉस्ट है वो फ्लक्चुएटिंग रहेगा क्वार्टर ऑन क्वार्टर। अब देखिए, तो ये तो नंबर्स इनके अच्छे ही हैं, और अगर आप इनके गाइडेंस वगैरह के बारे में भी देखोगे ना, तो बोथ आपकी केपी एनर्जी और केपी ग्रीन एनर्जी जो कंपनी है, दोनों का लगभग 56% का आसपास गाइडेंस रहता है। और कंपनी इतना तो है कि ये लोग अपने FY26 के गाइडेंस को मीट कर पाएंगे, और मे बी जो आने वाला साल है उसके बारे में उतना गाइडेंस के बारे में कुछ कहते नहीं है लगभग, लेकिन देखेंगे आप 50 से 60% के बीच में गाइडेंस रहता है इनका, और अपने गाइडेंस को मीट करने की बात करते हैं वहाँ पे। सो देखिए, अब हम लोग बात करते हैं एक कीपी ग्रुप जो है, ये लोग करना क्या चाह रहे हैं अभी आगे जाके। तो जैसे मिस्टर फारूक पटेल जी जो है, उनका लगभग 2030 का जो विजन है, बेसिकली 10 गीगावाट का पूरा पोर्टफोलियो करना चाहते हैं ऑन अ ग्रुप लेवल, ठीक है। अब उसके लिए ये लोग क्या कर रहे हैं, बहुत सारे स्ट्रेटेजीज कर रहे हैं, जैसे कुछ आप देखेंगे बेस वगैरह में जा रहे हैं, आपके फ्लोटिंग सोलर में जा रहे हैं, जिसकी हमने स्टार्टिंग में भी बात की। फिर आप देखेंगे कंपनी डाइवर्सिफाई कर रही है। डाइवर्सिफाई कहाँ कर रही है? इंटरनेशनल मार्केट्स में। तो जैसे इनका बोस्टवाना में बेसिकली अफ्रीकन कंट्री है, साउथ अफ्रीकन मतलब सदर्न रीजन में पड़ता है, अफ्रीकन कंट्री है, वहाँ पे ये लोग प्रोजेक्ट्स वगैरह लगाएंगे। अब लगभग वहाँ पे 2 गीगावाट का इनका एमओयू बेसिकली साइन हुआ है। तो वहाँ पे क्या करेंगे, पहले 500 मेगावाट का कुछ आने वाले 1 या 2 सालों में लगा देंगे। अब वहाँ से जो इलेक्ट्रिसिटी होगी वो अलग-अलग कंट्रीज में उसको एक्सपोर्ट करेंगे बेसिकली, है ना? जैसे इंडिया से भी आप इलेक्ट्रिसिटी जो है आपके बांग्लादेश वगैरह, भूटान वगैरह में एक्सपोर्ट होती है। तो कुछ उस पैटर्न पे करेंगे। अब देखिए, इंटरेस्टिंग चीज़ ये है, यहाँ पे 2 पॉइंट्स आते हैं। एक, क्या वहाँ पे एक तो आपको इंडिया में आरओडब्ल्यू के इश्यू सॉल्व नहीं हो रहे हैं, और दूसरा, क्या जो मार्जिन्स वहाँ पे मिलने वाले हैं वो आपको बेटर मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? तो देखिए, दोनों ही चीज़ का जो आंसर है वो आपका बेटर है इन द केस ऑफ बोत्सवाना। तो कंपनी ये कहता है, बेसिकली दिस इज व्हाट द कंपनी सेज, कि वहाँ पे जो आरओडब्ल्यू के इश्यूज है वहाँ पे वो कम है, और जो मार्जिन है वो इंडिया के इक्विवेलेंट या फिर उससे बेटर मिलेंगे। तो देखिए, अभी तो वो प्रोजेक्ट पूरा एमओयू ही साइन हुआ है, तो उस पे क्या आउटलुक रहना है वो हमें जब उनकी प्रोजेक्ट्स होगी तब वहाँ पे दिखेंगे। दूसरा, ये लोग क्या कर रहे हैं, ये लोगों ने भी आइनॉक्स ग्रुप के साथ आई थिंक 2.5 गीगावाट का एमओयू साइन किया है। इसमें क्या होगा, आइनॉक्स ग्रुप वाले जो है वो अपना विंड टर्बाइन्स देंगे, उसका जो ईपीसी का काम करना है वो केपीआई एनर्जी कर देगा, और जो आईपीपी वाला काम है वो आपका केपीआई ग्रीन एनर्जी कर देगा। तो एक तरह से सिनर्जी होगी ना, और दोनों को लॉन्ग टर्म अपने ऑर्डर बुक्स वगैरह मिल जाएंगे। तो उस तरह से काम हो रहा है इनका। और इसके अलावा ये लोग क्या कर रहे हैं, बाकी ये अभी इनका, अगर आप आईपीपी का सेगमेंट देखोगे ना, तो इनका पहले जो टारगेट था, जो कि अगेन कंसर्न ही आप समझ सकते हो, कि पहले मार्च FY26 तक ये लोग करने की बात कर रहे थे, मतलब अप टू 1 या 2 महीने में लगभग 1 गीगावाट का पोर्टफोलियो अपने आईपीपी से करने की बात कर रहे थे। लेकिन अगर आप देखेंगे ना, उस टारगेट को बेसिकली उन्होंने डिले कर दिया, और कहते हैं कि हम लोग बाय द एंड ऑफ सितंबर उसको करने की बात करते हैं। फिर इसके अलावा और दूसरा चीज देखेंगे आप, जो मार्जिन के बारे में बात है, तो मार्जिन से आपको पता है, जैसे अगर आपने एक्मी सोलर होल्डिंग्स की वीडियो देखी है, तो वहाँ पे यू विल फाइंड कि जो आपके आईपीवी प्रोजेक्ट्स होते हैं, सिंस एन्युटी बेस्ड इनकम होती है, आपने तो प्लांट लगा दिया, वहाँ पे आपको ऑल्दो बहुत हैवी कैपेक्स लगा है, बट एक बार प्लांट लग गया तो आपको सिर्फ ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस करना है उसका। तो उस कारण से वहाँ पे आपके मार्जिन होते हैं 80-90% पे होते हैं। वहीं जब आप सीपीपी लगाते हो ना, तो वहाँ पे आपके जो मार्जिन होते हैं, आप इसको सोजलॉन से भी देख सकते हो, बेसिकली लगभग 18-20% के जो मार्जिन होते हैं उसके आसपास होते हैं। सो कंपनी का जो ब्लेंडेड मार्जिन होता है वो लगभग 30-35% के बीच में रहता है। अब देखिए, कंपनी का जो टारगेट है आने वाले सालों में, कि अपनी जो आईपीपी का सेगमेंट है उसको बढ़ा के लोग लगभग 20-25% के बीच में करना चाहते हैं। तो कहने का मतलब क्या हो गया, एक हाई मार्जिन जो बिजनेस है उसका तो परसेंटेज बढ़ रहा है, सो प्रोडक्ट मिक्स चेंज है, आपकी बेटर की तरफ बढ़ रहा है। सो देयर इज एक्सपेक्टेशन कि भाई इनका मार्जिन इंप्रूव होने की स्कोप है। बट जो मैनेजमेंट है वो कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं होगा, बिकॉज दे विल आल्सो बी इंक्रीजिंग सीपीपी बाय द सेम रेट। सो अगेन उस पे कैसा आउटलुक रहेगा वो हमें चीज देखनी पड़ेगी। इसके अलावा देखिए, ये जो कंपनी है, अभी आपने देखा कि पूरी जो रॉ मटेरियल प्राइसेस है, कमोडिटी साइकिल्स जो है उसमें बहुत फ्लक्चुएशंस हो रही है। तो जैसे आपके मॉड्यूल्स के प्राइसेस हो गए, फिर आपके ये जो सिल्वर वगैरह के प्राइसेस होते हैं उससे कैसा इंपैक्ट आता है। तो कंपनी यहाँ पे सिंस ये कहता है कि जैसे अब आप देखिए, इस पॉइंट को आप एक्मी सोलर होल्डिंग से भी कनेक्ट कर सकते हो। तो वहाँ पे भी वो लोग कहते हैं ना, उनको जो नेट इंपैक्ट उनको देखना है वो अपने आईआरआर पे देखते हैं, वो उनको उसको मेंटेन करने की बात होती है। तो कंपनी भी कुछ वैसा ही कहता है कि जनरली अगर बहुत ज्यादा प्राइस फ्लक्चुएशंस होते हैं तो वो अपने जो प्राइसेस में जो वेरिएशन हुआ है उसको पास ऑन कर सकते हैं। तो उस तरह के कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स रहते हैं। तो कंपनी में ये चीज चल रहा है। इसके अलावा देखिए, वही जो 1 गीगावाट वाला प्लान बेसिकली इनका करने का टारगेट है बाय द एंड ऑफ, मतलब सितंबर 26 तक। तो उसके लिए उन्होंने एसबीआई से कुछ लोन्स वगैरह लिए थे, जिसके लिए उन्होंने शेयर्स को प्लेज किया था, ठीक है। अब वो शेयर्स के प्लेस तभी रिलीज होंगे, ऐसा नहीं होता है कि वो स्प्लिट में रिलीज हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि आपने 200 मेगावाट इंस्टॉल कर दिया तो लगभग 20% आपका शेयर्स रिलीज हो जाए, तो ऐसा नहीं होता है। वो तभी रिलीज होगा जब आपका पूरा प्लांट बेसिकली लग जाएगा। तो अभी वो बेसिकली सितंबर में से लोग प्लांट लगाने की बात करते हैं, तो तभी उस प्लेस को रिलीज होने की बात है। तो कंपनी उस तरह से उस पैरामीटर में आगे बढ़ रहा है। फिर अभी आप देखेंगे, आपने देखा कितनी कनेक्टिविटी वगैरह के इश्यूज चल रहे हैं, तो उसके कारण इनके जो डेटा डेज है वो काफी बढ़ चुके हैं। तो अगर मैं बताऊं, इनका डेटा डेज लगभग 133 पहुंच गया है, और सिमिलरली आपके इन्वेंटरी डेज है वो भी बढ़ गए। ऑल्दो कंपनी ये कहती है, सिंस
ये जो पैरामीटर है, आप ये कंपनी जो है अपने H2 को बेसिकली एक होता है ना, इनका H2 जनरली हैवी बिजनेस होता है, तो वहाँ पे कंपनी ये कहता है कि सिंस वहाँ पे वो चीज़ नॉर्मलाइज हो जाए, कहने का मतलब कि ये लोग आने वाले क्वार्टर्स में काफ़ी तेजी से इसको एग्जीक्यूट करने की बात करते हैं। सो कंपनी कुछ उस तरह से आगे बढ़ रही है। अब इनका अगर आप गाइडेंस वाला पैरामीटर देखोगे तो कंपनी लगभग 50 से 60% का गाइडेंस देती है, और कंपनी अगेन कॉन्फिडेंट है। अगर आप इनके 9 मंथ्स के नंबर भी देखोगे तो लगभग 50% के ऊपर ही ग्रो किए हैं, तो वहाँ पे तो गाइडेंस को मीट करते हुए दिखते हैं। सो ये चीज़ है, ओके। अब अब देखिए, केपीआई जो इंजीनियरिंग वाली कंपनी है, वो तो एसएमई कंपनी है। अब उस कंपनी में क्या हो रहा है, वो कंपनी बेसिकली अभी उससे उस कंपनी के बारे में क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि वो कंपनी का मेन बोर्ड आईपीओ में कब आएगा। सिंस उस कंपनी के गाइडेंस वगैरह काफी अच्छे हैं, हाफ ईयरली परफॉर्मेंस वगैरह वो लोग देते हैं, तो इस क्वार्टर में तो उन्होंने कुछ नंबर्स रिपोर्ट किए नहीं है। तो अगर आपको उसके बारे में और डिटेल में जानना है तो आप मेरा पिछला क्वार्टर का वीडियो देख सकते हैं वहाँ पे। सो अब देखिए, तो अगर हम लोग उस कंपनी के बारे में बात करें, तो अभी अगर आप पूरे केपी ग्रुप को देखोगे ना, तो इनका जो पूरा बिजनेस है थोड़ा आपको मैच्ड अप लगेगा। तो कई सारे एनालिस्ट वगैरह का क्वेश्चन ये होता है कि क्या आप अपनी कंपनियों को बेसिकली मर्जर डीमर्जर करके स्मूथ करना चाहते हो कि नहीं चाहते हो। तो कंपनी यहाँ पे ये कहता है कि बेसिकली सभी कंपनियों का अलग-अलग काम है, तो वो लोग बेसिकली मर्जर वगैरह को देखते नहीं है। ऐसा क्यों होता है? जैसे देखिए, आप देखिए, क्या होता है, केपी एक कंपनी से आपको ईपीसी कर रहे हो, उसी में अब वही कंपनी कुछ जो है वो अपना कुछ आईपीपी का भी काम करती है। अब ये पूरा बेसिकली इनका डिस्कशन हो गया। तो बेसिकली द पॉइंट इज़ कि मर्जर वगैरह के बारे में ये कंपनी कुछ आगे बताता नहीं है और उस डायरेक्शन में देखता भी नहीं है। अब फाइनली केपी ग्रुप में एक इंटरेस्टिंग चीज़ हो रही है। अभी जो इनका केपीआई ग्रीन एनर्जी वाला बिज़नेस सेगमेंट है, उसका एक सब्सिडियरी है सनड्रॉप एनर्जिया। तो अगर आप इस पूरे सेगमेंट को देखोगे ना, केपी ग्रुप, तो प्रेजेंटली मुझे तो वहाँ पे ज़्यादा इंटरेस्ट दिखता है। वहाँ पे इंटरेस्ट क्यों दिखता है? क्योंकि 2-3 चीज़ें हैं। अगर आप वो ओरियाना पावर या बोनाडा वगैरह को देखते हो, तो वहाँ पे यू विल फाइंड कि जो बेस्ट में सेगमेंट है, काफ़ी वहाँ पे ट्रैक्शन दिख रहा है। तो उसका रिजल्ट है आपका सनड्रॉप एनर्जिया इन द केस ऑफ होल केपी ग्रुप। अब वहाँ पे वो लोग क्या करना चाहते हैं, अब उस कंपनी का ये लोग 2-3 चीज़ें हैं। देखिए, वो जो बेसिकली इनकी सब्सिडियरी है, अब किसी भी सेक्टर में आपको दिखता है कि मार्जिन का फ़ायदा कब मिलता है, जब वहाँ पे डिमांड सप्लाई में गैप रहता है। तो अभी आपको बेस्ट सेगमेंट में वहाँ पे वो चीज़ दिख रही है। पूरे सेक्टर में आपको दिख रहा है कि एफडीआरई के प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, तो उसका इम्पैक्ट आपको वहाँ पे उनकी जो सनड्रॉप एनर्जी है, वहाँ पे दिखता है। तो वहाँ पे जो उनको आईआरआर मिल रहा है, वो उनको इक्वल या उससे बेटर मिल रहा है। तो वो चीज़ है। और उस कंपनी का जो गाइडेंस वगैरह भी होता है, सिंस वो एक लोअर बेस पे आता है। अब जो केपी ग्रुप एज अ होल है, वो लगभग 50 से 60% की उसमें गाइडेंस भी देते हैं, ग्रो करने की बात करते हैं। तो वहीं पे जो सनड्रॉप वाली कंपनी है, वो सिंस एट अ लोअर बेस आ रही है, तो वो लगभग आपका 60% से ऊपर ग्रो करता है। तो वहाँ पे जो ग्रोथ पैरामीटर होते हैं, वो भी आपको अच्छे मिल रहे हैं, मार्जिन भी बेटर मिल रही है। और तीसरी चीज़ क्या है, उस कंपनी का जो आईपीओ है, वो आपका H2 ऑफ दिस अपकमिंग ईयर में आने की बात है। सो जब वो उसका आईपीओ आएगा, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग बन जाएगा। एक हमारे मार्केट में एक प्योर प्ले आपका बेस्ट वाला कंपनी मिलेगा आपको। तो उसके बारे में और इस सेक्टर को स्टडी करने में काफ़ी हेल्प मिलेगा। तो उसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। और अगर आप देखेंगे तो ये पूरा केपी ग्रुप के बारे में हो गया। अब हम लोग चलिए बात करते हैं आइनॉक्स ग्रुप के बारे में। सो आइनॉक्स ग्रुप क्या करता है? तो आइनॉक्स ग्रुप अगेन आपका बेसिकली विंड टर्बाइन जनरेटर्स हो गया, है ना? और उसकी जो ग्रीन सब्सिडरी है, उसके वाया वो लोग अपना काम करते हैं, ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस वाला काम करते हैं। तो पहले हम लोग आइनॉक्स विंड के बारे में बात करते हैं, उनके नंबर्स वगैरह देख लेते हैं कैसे आए हैं। सो अब अगर आप आइनॉक्स विंड के नंबर्स देखोगे तो आपको नंबर्स डिसेंट ही दिखते हैं। तो लगभग ये लोग 30-40% के आसपास ये लोगों ने ग्रो किया है। सो 24% पे इनका क्वार्टर 3 में रेवेन्यू ग्रो किया है, और पूरे ईयर ऑन ईयर लगभग आपका 36% ग्रो किया है। और जिन्होंने गाइडेंस रखा है अपना FY26 के लिए, लगभग 35% पे गाइडेंस रखा है। सो अब आइनॉक्स विंड जो है, इसके केस में 2 चीज़ें हुई हैं, 2-3 चीज़ें हुई हैं एक्चुअली। तो एक-एक करके हम लोग डिस्कस करते हैं। सबसे पहले अगर इनका आप गाइडेंस वगैरह को देखोगे ना, तो इन्होंने रिवाइज़ किया है। FY27 में लगभग इन्होंने 75% ग्रो करने का बात किया है, और जो एबिटा मार्जिन है, उसके गाइडेंस को उन्होंने बढ़ा दिया है। सो अब इसको मैं कैसे देखता हूँ? तो देखिए, अ, अब आइनॉक्स विंड जो है, इस कंपनी का एक हिस्ट्री रहा है। मिस्टर देवांश जैन आई थिंक इनके जो है, हिस्ट्री रहा है कि ये लोग कंसिस्टेंटली हर कुछ क्वार्टर बाद आते हैं, अपने मार्जिन्स को इम्प्रूव करते हैं। जबकि सेक्टर का एक्सपेक्टेशन ये रहता है लोगों का कि मार्जिन्स कम होने वाली है। तो प्रेजेंटली तो अभी तो इनका मार्जिन पीक नहीं हुआ है। तो अगर आप इस क्वार्टर को भी देखोगे, तो यहाँ पे इनके मार्जिन्स बढ़े हैं। और ओवरऑल जो गाइडेंस है अपकमिंग ईयर का भी, और जो इस ईयर को एंड करने की बात है, लगभग 20 से लेकर 22% पे ग्रो करने की बात करते हैं। तो उसके कारण क्या है, सिंस आपके मार्जिन्स इंप्रूव होते हैं, तो वहाँ पे आपको ऑपरेटिंग लेवरेज दिखेगा। अब FY26 में आपको 35% पे ग्रो करने की बात करते हैं। नेक्स्ट ईयर में 75% पे ग्रो करने की बात करते हैं। अब देखिए, अ, अब ये तो हो गए इनके नंबर्स के बारे में बात। इसके अलावा इन बिज़नेस में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है अभी। अच्छा क्यों नहीं हो रहा है? जो हमने स्टार्टिंग में पैरामीटर डिस्कस किए थे, जो हेडविंड्स हैं। सबसे पहले इनकी साइट रेडीनेस नहीं है, जिसके कारण आप विंड टर्बाइन साइट पे लगा देते हो, जिसके कारण बट वो उसकी कमीशनिंग नहीं होती है। सबसे पहला चीज़ क्वेश्चन वो है। सेम चीज़ आपका सुजलॉन के केस में भी होगा। तो फर्स्ट इश्यू वहाँ पे हो गया। अब जब वो चीज़ नहीं होती है, तो उसके कारण जो आपके बेसिकली रिसीवेबल डेज़ हो गए, इन्वेंटरी डेज़ हो गए, वो काफ़ी बढ़ गए। सो अगर मैं आपको बताऊँ इनका, तो इनकी जो वर्किंग कैपिटल साइकिल है ना, वो लगभग बढ़ के लगभग 200 के ऊपर हो गई है, जो पहले इनका लगभग आई थिंक 150-160 की तरफ रहता था। सो वो, और ये लोग आगे जाके गाइडेंस भी वैसा देते हैं कि उसको हम लोग इंप्रूव करेंगे, बट अभी के लिए तो पूरी काफ़ी स्ट्रेच हो गई है। तो बिज़नेस वहाँ उस तरह से आगे बढ़ रहा है। इसके अलावा अगर आप जब इनका कॉन्क्लूड सुनोगे ना, तो इनके एक
मतलब 50% ऑलमोस्ट डिस्कशन इनका उस पर रहा है कि बेसिकली इनका जो पैरामीटर है जिसके कारण जितने भी एनालिस्ट लोग हैं वो उसको ट्रैक करते हैं उसको चेंज कर दिया है। कहने का मतलब क्या है, दे हैव चेंज्ड देयर गाइडेंस फ्रॉम मेगावाट टू द रेवेन्यू सेगमेंट। अब देखिए इन्होंने ऐसा क्यों किया है, जो ये लोग कारण देते हैं एक्चुअली उनका कारण जेन्युइन भी है देखा जाए तो। अब देखिए क्या होता है ना, आइनॉक्स विंड है जैसे इंफ्रा की कंपनी होगी बेसिकली आपकी, तो ये लोगों का जो प्रोडक्ट मिक्स है बेसिकली जो इनके प्रोजेक्ट्स वगैरह करते थे पहले लोग टर्नकी और जो इक्विपमेंट सप्लाई है। टर्नकी में क्या होता है, आप पूरा एंड टू एंड करते हो, मतलब कहने का मतलब साइट रेडीनेस से लेके पूरा प्लांट वगैरह लगाना उसका कमीशनिंग तक का काम, जो कि बेसिकली आप मान लीजिए पूरा काम हो गया तो वो आप करते हो। वहीं वहीं जब आप इक्विपमेंट सप्लाई करते हो ना, वो एक लो वैल्यू सेगमेंट हो गया, वहां पे आप बेसिकली प्रोडक्ट्स को लाके साइड पे छोड़ दोगे। तो इनका जो प्रोडक्ट मिक्स हुआ है वो बेसिकली चेंज हो गया है, चेंज हो गया टुवर्ड्स अ टर्नकी साइड। कहने का मतलब क्या है, फ्रॉम 100% टर्नकी टू 50-50 मतलब हो गया, 50% टर्नकी और 50% इक्विपमेंट सप्लाई। तो अब ये इन्होंने ऐसा क्यों किया, ऐसा इसलिए किया है बेसिकली, अब ये समझिए साइट रेडीनेस वगैरह नहीं थी ना, तो आप कैसे टर्नकी प्रोजेक्ट्स करोगे, टर्नकी प्रोजेक्ट्स करोगे, इसलिए वहां पे वो स्विच हो गया आपके डिलीवरीज वगैरह पे। तो देखिए अब जब इस तरह की चीजें होती हैं तो इनका जो ओवरऑल डिलीवरीज का वॉल्यूम है वो कम हो रहा है अभी। अब अब जब वो कम होता है तो इसलिए जो एक्चुअली जो कंपनी ने मेगावाट का गाइडेंस कम किया है, जैसे इस साल को अगर आप देखोगे ना, तो इस साल में इनका जो गाइडेंस था कि कितने मेगावाट ये लोग करने वाले थे, वो लगभग 800 मेगावाट करने की बात कर रहे थे। तो बाय द एंड ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वार्टर आई थिंक दे हैव डन 500 टू 600 मेगावाट। अब जब ये लोग मेगावाट से रेवेन्यू पे स्विच कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि इनका जो नेक्स्ट ईयर का जो 2 गीगावाट का टारगेट था कि वो लोग 2 गीगावाट की डिलीवरीज करेंगे, वो ये लोग उतना नहीं कर पाएंगे। अब अगर आप 75% ग्रोथ भी ले लेते हो ना, कि अगर ये लोग अपकमिंग ईयर में 75% ग्रो करेंगे, उसके बाद भी वो इनका जो डिलीवरीज है वो बेसिकली आता है 1.5 1.7 गीगावाट गीगावाट के बीच में। तो कहने का मतलब क्या है कि जो लॉन्ग कंपनी का गाइडेंस है कि कितने गीगावाट हम एग्जीक्यूट कर पाएंगे उसमें डिले हो गया है बेसिकली। तो कंपनी ये कहता है कि आने वाले समय में हम अपने गाइडेंस को फुलफिल करेंगे, बट सिंस साइट रेडीनेस वगैरह नहीं है, तो आपको इनको बेसिकली आपको ये दिख रहा है कि जो इशू है साइट रेडीनेस नहीं होने का, आरओडब्ल्यू की इशू है, उसका इंपैक्ट इनके बैलेंस शीट पे दिख रहा है अभी के लिए। क्या इसका मतलब ये है कि ऑर्डर बुक में कोई इशू है? ऑल्दो आइनॉक्स विंड के केस में ऑर्डर बुक में 3% का स्लो डाउन दिखा है आपको, बट हैविंग सेड दैट, जैसे अगर आप इसको कनेक्ट कीजिए, पूरे सेक्टर में ऑर्डर बुक का इशू नहीं है, सिंस कुछ स्टेट्स वगैरह जैसे गुजरात वगैरह हो गया, इन द केस ऑफ आइनॉक्स विंड, तो उनके जो बेसिकली टेंडर्स वगैरह है वो अभी आए नहीं थे, उसमें कुछ डिले हो रहा था। डिले क्यों होगा? अगेन वही वही कारण है जो आपका ट्रांजिशन हो रहा है पेन वनीला से लेकर एफडीआरडी प्रोजेक्ट की तरफ, तो सेक्टर उस तरह से आगे बढ़ रही है। तो उसी में बेसिकली आइनॉक्स इवेंट अभी देखेंगे आप ट्रांजिशन वाले फेज में चल रहा है। अब इस बिजनेस में ऑल्दो आपको नंबर्स इनके अच्छे दिखेंगे, बट अगेन अभी के लिए तो कोई इंटरेस्ट बनता नहीं है, क्योंकि जो पूरी बैलेंस शीट है वो पूरी स्ट्रेच हो रखी है। अब जैसे यहीं पे आप कनेक्ट कीजिए ना, जैसे हम बाकी इतनी सारी रिटेल कंपनीज देखते हैं, कल ही हमने वो बाजार स्टाइल और वी टू रिटेल देखा, वहाँ पे इनकी जो वर्किंग कैपिटल साइकिल है वो इंप्रूव हो रही है। यहाँ पे आपको एक सेक्टर दिख रहा है कि वहाँ पे अभी जो पूरी बैलेंस शीट है वो आपकी स्ट्रेच हो रखी है। तो आपको इस तरह से पूरे आइनॉक्स विंड को देखना है। अब आइनॉक्स विंड दूसरा जो आइनॉक्स विंड से पहले हम अब आइनॉक्स ग्रीन के पहले एक काम करते हैं, हम लोग सुजलॉन एनर्जी को डिस्कस कर लेते हैं। सुजलॉन का केस अगर आप देखेंगे ना, तो सुजलॉन का केस भी आइनॉक्स विंड जैसा ही है, बट आइनॉक्स विंड से थोड़ा सा रिलेटिवली बेटर है। रिलेटिवली बेटर क्यों है? क्योंकि इनका अगर आप नंबर देखोगे ना, ऑर्डर में इंप्रूवमेंट है, फिर अगर आप देखेंगे जो वर्किंग कैपिटल साइकिल है इनकी भी स्ट्रेच हो रखी है। सो एक काम करते हैं, इनके नंबर्स वगैरह को हम लोग देख लेते हैं तो एक बेटर आइडिया लगेगा। तो सुजलॉन के केस में भी आपको जो नंबर्स हैं इनके, बोथ इन द टर्म्स ऑफ कितने डिलीवरीज इन्होंने की है और इनके रेवेन्यू, एबिटा और पैट के नंबर्स वगैरह आप देखोगे तो आपको एक दिखेगा काफी अच्छा ग्रोथ है। अब देखिए इनका जब आप पैट देखते हो ना, तो आपको पीबीटी नंबर से एक बेटर पर्सपेक्टिव देगा। ऐसा क्यों है? क्योंकि जो डेफर्ड टैक्स है, पहले पहले वो लॉस करते थे, तो इनको टैक्स के पैसे अभी नहीं देने पड़ते हैं, तो उसका इम्पैक्ट दिखता है। तो आपको वो इम्पैक्ट आपको इस ईयर में भी दिखेगा और अपकमिंग ईयर में भी दिखेगा। तो इनके जो आपको इसलिए इनका जो पैट का नंबर है उससे बेटर ये बन जाता है कि आप इनके पीबीटी के नंबर्स को देखिए। अब अगर आप इसके अलावा भी अगर आप कुछ और इनके देखेंगे ना, तो इनके अगर आप डिलीवरीज की वगैरह की बात करें तो वो 38% पे ग्रो किया है। अब यहीं पे एक और पैरामीटर है, तो देखिए सिंस चैनल चोक है, इसका आपको कैसे आइडिया लगता है? तो इनके पास जो पूरी विंड कैपेसिटी है बेसिकली लगभग 4.5 गीगावाट की है। तो उसको अगर आप क्वार्टरली बेसिस पे देखोगे तो लगभग 1.1 हो गया, है ना? तो उसके बेसिस पे जो कंपनी की कैपेसिटी है, कितना ये लोग कर सकते हैं डिलीवरीज, वो लगभग 1100 मेगावाट करने की कैपेसिटी है, और ये लोग कर कितना पा रहे हैं? लगभग लगभग आपका 600 650 कर पा रहे हैं, जो कि अगेन हाईएस्ट है। तो कहने का मतलब ये है, अब इनको अगर पूरे अपने टारगेट्स को मीट करना है, तो अपकमिंग जो क्वार्टर है, ये लोग कंपनी कहता है कि वो हमारा हाईएस्ट एवर क्वार्टर होगा। तो लगभग वहां पे उनको 800 मेगावाट के आसपास उनको विंड टरबाइन डिलीवर करना पड़ेगा। अब क्वेश्चन यही आता है कि आप डिलीवर तो कितना भी कर दोगे, बट सिंस अगर कमीशनिंग ही नहीं हो पा रही है, तो आगे जाके ये चोकिंग चोकिंग इशू नहीं दिखता है आपको। अब इसी के लिए जो कंपनी एक मेथोडोलॉजी अडॉप्ट कर रहा है, तो इन्होंने एक डेवको मॉडल किया है, बेसिकली डेवलपर बन जाएंगे बेसिकली एक तरह से। तो क्या होगा, एक छोटा सा सीड कैपिटल लेंगे अपने बैलेंस शीट से, और उससे बेसिकली साइट की डेवलपमेंट हो गई, साइट एनालिसिस वगैरह हो गया, वो सारी चीजें करेंगे, ताकि जो आगे जाके जब इनको प्रोडक्ट्स मिले तो वो जल्दी जल्दी एग्जीक्यूट हो पाए। वहां पे आपको लैंड के इशूज हो गए, आरओडब्ल्यू के इशूज हो गए, वो सारी चीजें नहीं दिखे। बट अगेन अभी तो उस चीज को आने में टाइम लगेगा ना, तो जब वो आएगा तब हम लोग उस तरह से देखेंगे। इसके अलावा इन्होंने रेवेन्यू गाइडेंस जो इनका है लगभग 60% ग्रो करने की बात करते हैं,
उसमें इन्होंने कुछ चेंज किया नहीं है और इनके 9 मंथ्स के नंबर्स भी हैं उसी के आसपास इनके आए हैं। ऑल्दो आपको क्वार्टर 3 में दिखेगा कि लगभग 40% पे इनका ग्रो किया है, बट अगेन आपको उस नंबर को देखिए घबराना नहीं है, रादर आप इनको पूरे ईयरली बेस पे देखिए, जैसे ये लोग कहते हैं क्वार्टर 4 में काफी अच्छा एग्जीक्यूट होगा। ऑल्दो अगर आप क्वार्टर 3 के नंबर देखोगे ना, डिस्पाइट इनके नंबर आपको अच्छे दिखेंगे, मुझे इनके नंबर अच्छे नहीं लगे। अच्छे क्यों नहीं लगे? क्योंकि ये लोग पिछले क्वार्टर में इन्होंने यही कहा था, जैसे केपी ग्रुप भी यही कहता है पिछले कुछ क्वार्टर से कि हमारे ऑर्डर बुक्स आएंगे आएंगे, बट वो अभी तक आए नहीं है। सिमिलरली इन द केस ऑफ सुजलॉन भी यही कहा है पिछले क्वार्टर में कि आप देखेंगे कि हमारा जो क्वार्टर 3 है वहां पे आपको दिखेगा कि काफी ज्यादा कमीशनिंग है, बट कमीशनिंग के पैरामीटर पे कंपनी ने आगे डिसअपॉइंट किया। कहने का मतलब ये है एक्चुअली कंपनी का इशू नहीं है, द इशू इज की साइट रेडीनेस नहीं है। लेकिन बट उससे तो हम उसको वैसे नहीं देख सकते ना, तो वो जो इशू दिख रहा है उसको तो इशू कहना पड़ेगा, तो आपको उस तरह से देखना है। सो इसके अलावा वर्किंग कैपिटल इनकी भी स्ट्रेस्ड है, और ऑर्डर बुक में इंटरेस्टिंग थिंग इज कि सुजलॉन के केस में ऑर्डर बुक में आपको स्लो डाउन नहीं दिखता है। इसके अलावा अगर आप एक और चीज देखेंगे ना, जो पूरे पीपीए कैंसिलेशन की बात चल रही है वो सुजलॉन के केस में उतनी एप्लीकेबल नहीं है। क्यों एप्लीकेबल नहीं है? क्योंकि इनका जो पीएसयू वाला ऑर्डर बुक अगर आप देखोगे ना, सो यू विल फाइंड कि इनका जो ऑर्डर बुक है उसमें पीएसयू से सिर्फ और सिर्फ लगभग 39% पे है। सो अगर मैं इनका आपको ऑर्डर बुक दिखाऊं, सो जस्ट तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इनका इनका जो ऑर्डर बुक है वो लगभग 36% आपका सेंट्रल गवर्नमेंट से आता है। अब कहने का मतलब क्या है, इनका एक लार्ज चंक ऑफ जो ऑर्डर बुक है वो आपकी सीएनआई कस्टमर से आता है, जहाँ पे आपको रेंडरिंग वाले इशूज वगैरह नहीं दिखते हैं। तो वो एक अच्छा चीज है इनके केस में। वही जब आप विंड टर्बाइन का इनका पूरा विंड बुक देखोगे ना, तो आपको दिख रहा है इनका जो ऑर्डर बुक है वो कंसिस्टेंटली ग्रो कर रहा है, विच इज अगेन गुड थिंग। जबकि आप पूरे सेक्टर में देखते हो सभी का क्वेश्चन ये होता है कि ऑर्डर बुक बेसिकली ग्रो नहीं हो रहा है। तो ये चीज है। अब इसके अलावा कंपनी और क्या कर रही है अगर आप देखेंगे ना, तो ये लोग इनका जो और जो बचा हुआ दोनों बिजनेस, ऐसी फोर्ज में अगर आप देखेंगे काफी अच्छा ट्रैक्शन दिखा है आपको। अब ऐसी फोर्ज में बेसिकली ये लोग वो जो फाउंड्री एंड फोर्जिंग वगैरह होती है वो सारी चीजें करते हैं। यहाँ पे क्या है, इनका जैसे जैसे प्लांट्स का रैंप अप हो रहा है, तो आपको दिखेगा कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर मतलब 9 मंथ्स में इनका जो एबिटा मार्जिन है वो काफी सिग्निफिकेंट जंप दिखता है। मतलब कहने का मतलब ये है कि 12% से वो बढ़ के लगभग 20% हो गया है। अब ये क्यों हुआ है? अगेन वही कैपेसिटी यूटिलाइजेशन बढ़ रही है उसकी, और दूसरा क्या है, इसके वाया ये लोग अभी जितने भी यूएस में टैरिफ सॉल्व हुआ है जितना भी, और जो यूरोपियन मार्केट है वहां पे एक्सपोर्ट पोटेंशियल देखते हैं। सो कंपनी उस तरह से आगे बढ़ रही है। यू कैन क्लियरली सी कि यहाँ पे जो FY 25 में 21% पे कैपेसिटी यूटिलाइजेशन था वो बढ़ के 31% पे हो गया है। सो कंपनी कुछ इस तरह से आगे बढ़ रही है। सो ये चीज है। सो फाइनली अगर मैं आपको एक और चीज दिखाऊं जो आपको बेस्ट वाले पॉइंट्स और हेल्प करेगा, सो ये कंपनी है, ये अपना एक यहाँ पे अच्छा स्लाइड देता है। तो बेसिकली आप यहाँ पे ये देख सकते हैं कि जब आपकी वो जो शिफ्ट हो रही है, बेसिकली जो कर्व है वो आपका इवनिंग वीक में शिफ्ट हो जा रहा है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको बेसिकली बैटरी से आपको रिन्यूएबल की एनर्जी की, तो यहाँ पे उन्होंने क्लियरली लिख भी दिया है कि बैटरी स्टोरेज इज नॉट अ जनरेशन सोर्स, रादर इट जनरली शिफ्ट एनर्जी अक्रॉस टाइम। तो आपको उस तरह से देखना है। सो ये पूरा आपका हो गया सुजलॉन के बारे में। आगे नंबर्स इनके ओके इसी मानूंगा सिंस आपको वर्किंग वर्किंग का। तो अभी तक हमने जितने भी कंपनीज देखी है, केपी ग्रुप देखा, वहां पे भी नंबर्स आपको डिसेंट दिखेंगे। इवन फॉर द केस ऑफ केपी ग्रुप, आइनॉक्स के केस में भी नंबर्स आपको डिसेंट दिखेंगे, और जो सुजलॉन है वहां पे भी नंबर आपको डिसेंट दिखेंगे, और रादर आपको मार्जिन में इंप्रूवमेंट दिखता है। बट इसके बावजूद भी मुझे सिनो कंपनी के नंबर्स अभी अच्छे नहीं लगे। अच्छे क्यों नहीं लगे? अगेन वही पॉइंट, क्योंकि जो बाकी पैरामीटर्स है कंपनी के, कंपनी डायरेक्शनली जो है वो सही नहीं हो रहा है। अब फाइनली हम लोग बात करते हैं आइनॉक्स ग्रीन के बारे में। अब आइनॉक्स ग्रीन जो है वो काफी इंटरेस्टिंग बन जाता है। तो आइनॉक्स ग्रीन क्यों इंटरेस्टिंग बनता है? कंपनी करता क्या है? कंपनी बेसिकली एक एसेट लाइट मॉडल पे काम कर रहा है। एम क्या है इस कंपनी का? द कंपनी वांट्स कि भाई हम लोग इंडिया के वन ऑफ द बिगेस्ट ओएनएम कंपनी बन जाए जो कि लिस्टेड स्पेस पे है। अब कंपनी का पोर्टफोलियो जो है आपका बहुत विंड पे भी आता है और सोलर पे भी आता है। विंड में आपको मार्जिन ज्यादा मिलते हैं, सोलर में आपको मार्जिन कम मिलते हैं। विंड का जो उनका पोर्टफोलियो लगभग 10 गीगावाट का है, और जो सोलर का पोर्टफोलियो लगभग 3 गीगावाट का है। तो एक बार हम लोग इनके नंबर्स क्वार्टर 3 के नंबर देखते हैं तो आपको और अच्छे से अंडरस्टैंडिंग आएगी। तो तो अगर आप आइनॉक्स ग्रीन को देखोगे ना, तो अभी इनके जो पूरा बुक है, इस बुक में दो तरह की चीजें आती है। तो इनको ओएनएम वाली भी चीजें आती है, और एट द सेम टाइम इनकी जो बेसिकली ईपीसी वाला जो हो गया लगभग 1000 करोड़ का ग्रॉस ब्लॉक है। ग्रॉस ब्लॉक कहने का मतलब क्या, एसेट्स है आपकी ईपीसी वाले कंपनी के। तो उसके कारण क्या होता है, कंपनी को काफी डिप्रिसिएशन वगैरह देना पड़ता है, फाइनेंशियल कॉस्ट वगैरह हो जाते हैं। इसलिए क्या होता है, जो पूरी कंपनी है, जो बेसिकली ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस होता है आपका, एक एसेट लाइट मॉडल है, तो इनकी जो पूरी पोर्टफोलियो है, मतलब बैलेंस शीट है, उसको खराब कर देता है। तो कंपनी क्या करना चाहती है, तो अभी बेसिकली यही करना चाहता है, जो इनका 1000 करोड़ का इनका जो ग्रॉस ब्लॉक है उसको बेसिकली उठा के अपनी जो इनकी रिन्यूएबल सॉल्यूशन वाली कंपनी है उसके अंदर मर्ज कर देना चाहते हैं। तो क्या होगा, यहाँ से डीमर्जर हो जाएगा और वहां से वो मर्ज हो जाएगा, और वो एक कंपनी अलग से आपकी लिस्टेड कंपनी लिस्ट हो जाएगी। तो उससे क्या होगा, जो हमारी आइनॉक्स ग्रीन है इसका जो पूरा बैलेंस शीट है वो क्लीन हो जाएगा। अब बैलेंस शीट क्लीन होने से फायदा क्या है? बैलेंस शीट जब आपका क्लीन होगा तो उससे जो आपकी एक डिप्रिसिएशन चला जाएगा, दूसरा आपका ये जो फाइनेंस कॉस्ट वगैरह होता है उसकी इंपैक्ट कम हो जाएगी। सो उससे जो आपका प्रॉफिटेबिलिटी मैट्रिक्स है, कहने का मतलब क्या है, जो इनका आरओसी है और जो आरओई प्रोफाइल है वो काफी इंप्रूव हो जाएगा। तो कंपनी यही कहता है। तो बेसिकली मेन पर्पस यही है। इसी कारण अगर आप देखेंगे आइनॉक्स ग्रीन एनर्जी सॉल्यूशन जो कंपनी है इसके लिए लेके इतना इंटरेस्ट बना हुआ है। सो अगर इस कंपनी के बारे में देखोगे ना, सो यू विल फाइंड
कि देखिए बेसिकली इनका जो डीमर्जर कंसोलिडेशन होना है, तो आइनॉक्स आपके रिन्यूएबल एनर्जी सॉल्यूशंस लिस्ट हो जाएगी मार्केट में। और अभी इसका अगर आप स्टेटस देखोगे ना, तो ये बेसिकली एनसीएलटी में चल रहा है, और इसका बेसिकली ऑर्डर वगैरह जो है वो आने वाले समय में आने की बात है। तो और ये लोग कहते हैं कि आने वाले कुछ क्वार्टर्स में वो कंपनी लिस्ट भी हो जाएगी। सो ये चीज़ है। तो इसके कारण इंटरेस्टिंग चीज देखिए, इनका जो डिप्रिसिएशन है वो लगभग 55 करोड़ से कम हो जाएगा। और उसके बाद जो पूरा है आपका ओनली लिस्टेड प्लेयर बन जाएंगे, जो पूरा प्योर प्ले आपको एसेट लाइक मॉडल प्रोवाइड करता है पूरे लिस्टेड स्पेस में। तो अब इसके अगर आप रेवेन्यू के नंबर्स वगैरह के बारे में बात करो, तो अगर आप आइनॉक्स ग्रीन को देखते हो, तो आपको ये दिखेगा इनका जो रेवेन्यू है, इसमें आपको एक पैरामीटर देखना है, बेसिकली अदर इनकम का पैरामीटर। अब देखिए सिंस कंपनी का जो पोर्टफोलियो है लगभग 13 गीगावाट का, सो उसमें आप देखेंगे लगभग 6 या 7 गीगावाट जो है इन्होंने एक्वायर किया है बेसिकली। तो अभी उसका जो पूरा रेवेन्यू इम्पैक्ट है और पूरा जो मार्जिन का इम्पैक्ट है वो लोग अपने बैलेंस शीट पर ले नहीं पाते हैं, तो इसलिए वहां पे उसको अदर इनकम के रूप में दिखाते हैं। तो जब इनका डीमर्जर हो जाएगा, बेसिकली सब बिजनेस अलग हो जाएगा इनसे, तो क्या होगा, वो इनकी पूरी बैलेंस शीट पे आ जाएगा, तो इनका जो रेवेन्यू का नंबर है वो बढ़ जाएगा, और जो इनका एबिटा है वो भी बढ़ जाएगा। तो इसलिए कंपनी कहता है कि आने वाले 1 साल में जो इनका एबिटा का नंबर है वो बढ़ के लगभग 550 से लेकर 600 करोड़ पहुंच जाएगा। तो अगर आप सिर्फ इनका रेवेन्यू के नंबर देखोगे ना, जैसे अगर आप ट्रेलिंग 12 मंथ देखोगे, तो लगभग इनका रेवेन्यू 292 करोड़ के आसपास है। तो कहने का मतलब क्या है, जो टॉप लाइन है इनका वो लगभग आपका 3x 4x होने की बात है। और वही जब आप एबिटा पे देखते हो, तो वो लगभग आपका 4x 5x होने की बात है। और सिंस आपके एबिटा से लेके पैट, और हमने देखा अभी डेप्रिसिएशन और फाइनेंस कॉस्ट है, वहां पे उसका इंपैक्ट आएगा नहीं। तो इसलिए जो एबिटा है उसमें सिर्फ आपको टैक्स का कंपोनेंट देना पड़ेगा। कहने का मतलब क्या, 25% अगर मैं टैक्स रेट मानूं, तो एबिटा से पैट पे ऑलमोस्ट 75% फ्लो हो जाएगा। तो कहने का मतलब क्या है, इनकी जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो आपको 5x से 7x हो जाएगी। तो कंपनी वही कहता है कि हमारा मल्टीफोल्ड इंक्रीज होगा आपके एबिटा में और प्रॉफिटेबिलिटी में। तो इसलिए इस कंपनी को लेकर काफी इंटरेस्टिंग बन जाती है। सो इसके अलावा अगर आप कुछ और पैरामीटर्स देखोगे, सो अगर मैं आपको एक्सप्लेन करूं, सो यू विल फाइंड कि हाँ बेसिकली इनका वही एसेट लाइट मॉडल है, ये लोग कहने की बता रहे हैं ये लोग। सो इस तरह से कंपनी पूरा आगे बढ़ रहा है। अब इनका अगर आप पोर्टफोलियो देखेंगे ना, तो देखिए अब इन्होंने 2025 में पूरा पोर्टफोलियो एक्वायर किया है, इसीलिए आपको दिख रहा है 2022 से लेके 25 में, और 25 से लेके 26 में जहाँ पे इनका पूरा मर्जर डीमर्जर हो जाएगा। तो एक इम्पैक्ट आपको इनके पोर्टफोलियो पे ऑलरेडी दिख चुका है, और एक जो इम्पैक्ट आपको 2026 में दिखेगा। तो इस कंपनी को हमको इस तरह से देखना है। और बाकी जो इनका पूरा पोर्टफोलियो है वो आपका अगेन वेस्टर्न स्टेट्स में काफी फैला हुआ है, बिकॉज वहाँ पे आपकी रिन्यूएबल एनर्जी काफी ज्यादा है। सो तो देखिए, तो बेसिकली आपको ये दिख रहा है कि पूरे सेक्टर में भी तो बहुत सारे हेडविंड्स चल रहे हैं। हमने सभी के ऑर्डर बुक्स वगैरह को देखा कैसा ट्रेंड है। इन द केस ऑफ केपी ग्रुप वहाँ पे भी आपको थोड़ा सा डिक्रीमेंट दिखता है, आइनॉक्स के केस में भी थोड़ा आपको डिक्रीमेंट दिखता है, सुजन के केस में वो डिक्रीमेंट आया नहीं है। मार्जिन सभी कंपनियों के ठीक है, अच्छे हैं, रादर मार्जिन इंप्रूव ही हुए हैं, तो वहाँ पे कोई पैरामीटर में इशू नहीं दिख रहा है। गाइडेंस के पैरामीटर में देखेंगे तो तीनों कंपनी जो हमने ग्रुप कंपनीज की डिस्कस की वो सभी अच्छा ही कर रहा है, और अपने गाइडेंस को मीट करेगा इस साल भी और अपकमिंग ईयर भी। इशू क्या है, इशू है आपका जो सेक्टर में कंसर्न चल रहे हैं, नॉइजेस वगैरह चल रहे हैं, उसके बारे में क्या ट्रेंड रहना है वो आपको देखना है। दूसरा कंसर्न जो आपका साइट रेडीनेस वगैरह नहीं हो गया, वो सारे जो हेडविंड्स हैं वो पैरामीटर जब ठीक हो जाएंगे तो सेक्टर में वापस आपको इंप्रूवमेंट दिखेगा, बट टिल देन आपको सेक्टर में वेट करना पड़ेगा। और फाइनली अगर आप आइनॉक्स ग्रीन को देखोगे ना, तो वहाँ पे पूरा आप समझ लीजिए एक डिफरेंट चीज चल रही है। वहाँ पे आपका जो पूरा बैलेंस शीट है उसका डीलेवरेजिंग चल रहा है, उसके कारण वो कंपनी एक डिफरेंट काइंड ऑफ बेट बन जाता है। तो आपको पूरे सेक्टर को इस तरह से देखना है। आपको आई होप कि आपको पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। अपने डाउट्स आप कमेंट से मुझे मेरे से पूछते रहिएगा, क्योंकि वीडियो में हमने काफी चीजों को स्किप कर दिया है, बिकॉज वीडियो काफी लंबी हो गई होगी ऑलरेडी। सो वी विल मीट अगेन, थैंक यू वेरी मच।